नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने 2016 के जो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैड लेड टू रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मलाइजेशन या फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या डिफरेंस है। देखो, फॉर्मल सेक्टर जो होता है जिसमें मतलब आपका जब पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, जिसमें एम्प्लॉय 10 या 10 से ज़्यादा होते हैं तो वो हो जाता है फॉर्मल सेक्टर। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे इनको, लाइक आपका इंश्योरेंस हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। बट इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ हो गए, कोई कंट्रोल नहीं है एक्सेप्ट मिनिमम वेज एक्ट वाला। बाकी ना ये सोशल सिक्योरिटीज़ हैं इनके पास, ना कोई ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस आपका फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच। अब इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर की अगर बात की जाए तो 85% जो लेबर मार्केट है इंडिया में, इतना है। ठीक है, इतना वर्क फोर्स है, जिसमें हाफ तो आपका चलो एग्रीकल्चर में लगा लो, एग्रीकल्चर वर्क फोर्स लगा लो, और दूसरा आपका नॉन एग्रीकल्चर वर्क फोर्स लगा लो, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सर्विस सेक्टर से रिलेटेड आपका आ गया। तो ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर इन आवर इंडियन इकोनॉमी, राइट। अब पूछा जा रहा है हाउ ग्लोबलाइजेशन। अब ये ग्लोबलाइजेशन वर्ड इंडिया में आया कहाँ से? 1991 से पहले कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं था। एक तरह से हमारी इंडियन इकोनॉमी एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी कि हम बस इंपोर्ट ही कर रहे थे, इतना ना एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनका इंपोर्ट कर रहे थे, लाइक ऑयल या बाकी चीज़ छोटी मोटी। ठीक है, तो 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास ओनली 2 वीक का ही फॉरेक्स बचा था। इसका मतलब हम 2 वीक तक का ही ऑयल इंपोर्ट कर सकते थे। अब इंडिया जाता है आईएमएफ के पास कि हमें कुछ फंडिंग दे दो, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो। आईएमएफ कहता है कि मैं ठीक है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दूंगा, बट आपको कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इंडिया कहता है बताइए क्या क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं मुझे। देन इसको बोला जाता है आप एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये थी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हम स्प्रेड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजीज़ को और इंफॉर्मेशंस को, इवन जॉब्स को नेशनल बॉर्डर्स पे। ठीक है, इवन कल्चरल भी अपना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो इंटरडिपेंडेंट हो रही है ना नेशंस आपस में। कैसे? हमारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जा रहे हैं यूएस से, चाइना, या आपके नॉर्थ ईस्ट, मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं, साउदर्न कंट्रीज़ हैं, सब में जा रहे हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो इसमें अब हेल्प कैसे मिलेगी? अब फ्री ट्रेडिंग है ना ये। तो इंडिया ने ओपन किया अपनी इकोनॉमी को, ठीक है हम एलपीजी पॉलिसीज़ लेके आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड आपका लिबरलाइजेशन 1991 में। तो इससे क्या मिलेगा? अब प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगी, प्राइवेटाइजेशन आएगी मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई। अब इससे क्या होगा? एफडीआई इनफ्लो ज़्यादा आएगा। एफडीआई इनफ्लो जैसे ही आया मतलब मार्केट में पैसा आ गया है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। तो क्या बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट। तो एट द एंड गोल क्या हुआ? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू द रिडक्शन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले आपको कैसे बताना है कि हाउ। देन आपसे सेकंड पार्ट पूछा गया है कि इज इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन, क्या ये डेट्रीमेंटल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये आपका माइंड मैप है, इसको हम एक एक पॉइंट को अब डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट वन, रिडक्शन ऑफ आपका जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर्स का, क्या है, क्या इशू आएगा? सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। डिक्लाइन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इसका क्या इशू है? अब गवर्नमेंट है, उस पब्लिक सेक्टर में आपने देखा होगा कि अब स्टेबल इनकम है, स्टेबल उसका पीएफ मिल रहा है, स्टेबल उसको एक तरह से इंश्योरेंस मिल रही है।
ठीक है। अब हो क्या रहा है, लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, तो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज़ हैं उनका कम होती जा रही हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो रहा है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, आपने देखा होगा काफ़ी बार टर्म्स आई होगी आपकी न्यूज़ में भी। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर्स का जो स्टेबल सोर्स था फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो थी वो अब कम होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से। तो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ अब कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट वर्कफोर्स कट डाउन कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। जो रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज थे, मैंने जैसे बताया कि पीएफ भरना पड़ेगा, आपका टीडीएस कर कटता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए इंडस्ट्रीज़, इन जो भी पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद अब इन लेबर लॉज से बचने के लिए प्राइवेट प्राइवेट लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग करेंगे। इसका मतलब जो फॉर्मल जॉब्स थी, कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग तो इसमें आएंगी ही नहीं फॉर्मल जॉब्स में, तो वो कम हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बढ़ जाएंगी। ठीक है, किसकी वजह से, रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज की वजह से, मतलब लूप होल ढूंढ लिया है इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लो इससे अच्छा फॉर्मल जॉब्स की बजाय, काम हुआ, नेक्स्ट अपने धंधे पे निकलो। राइट, देन आता है आपका ग्लोबल कंपटीशन। इसमें क्या, फॉर एग्जांपल आप चाइना का ले लो, वहाँ पर क्या लेबर सस्ती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट का जो मेकिंग आएगी, प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग आएगी वो भी कम हो जाएगी, तो चीप प्रोडक्ट हो गया वो, तो इंडिया में इसीलिए इंपोर्ट हो रहा है। इसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके आगे कि कोई खिलौना है, ठीक है, टॉय है, आपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्योंकि लेबर की हाई कॉस्ट है। अब फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या लग रहा है, लेबर लग रहा है, कैपिटल लग रही है, लैंड लग रही है, और मार्केटिंग में भी कुछ पैसा लगेगा, इवन गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी तो देती है बट कुछ टैक्स भी लग रहे हैं। तो वही प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है 50 रुपये पर टॉय। ठीक है, अब मार्केट में बेचने जाएगा तो ये कुछ अपना पैसा भी तो बचाएगा ना, तो 70 रुपये का फॉर एग्जांपल ये बेचता है। अब यही प्रोडक्ट चाइना की वजह से, लेबर कॉस्ट की कम होने की वजह से, कुछ चाइना भी सब्सिडीज़ बहुत अच्छी दे रही है उसकी वजह से, वही यही जो टॉय जो मार्केट में है ये आपको 30 रुपये का मिल रहा है। बेशक गारंटी हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट लगा क्या हुआ है, मेक इन चाइना, मेड इन चाइना या मेक इन चाइना। ठीक, अब आप 30 रुपये वाला प्रोडक्ट लेंगे या 70 वाला लेंगे, ऑब्वियसली आप 30 वाला लेंगे। तो यही बोला गया कि ग्लोबल कंपटीशन की वजह से जो मिनिमम वेज है, शोर्ड इनकम है, बेनिफिट्स हैं, इनको कम करने के लिए अब इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ लोग जा रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होगा, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो हो रही है, तो बट सर्विस सेक्टर में कैसे लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, बट हमारे इंडिया में इतने स्किल्ड लोग तो हैं ही नहीं, लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो इससे क्या होगा, फॉर्मल जॉब्स तो कम हो गई, तो इनफॉर्मल जॉब मिलेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स मिलेंगी, तो ये वाला इशू भी एक इम्पैक्ट डालता है। अब स्किल्ड मैन पावर तो कम हो गए हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, अब एट द एंड क्या होगी, वुमेन एम्प्लॉयमेंट होगी। कैसे, अब घर तो चलाना ही है, साथ में अब ये भी इनफॉर्मल वर्क स्टार्ट करेंगी, घर का काम, जैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करेंगे, आपने देखा होगा पेड एम्प्लॉयमेंट्स इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जैसे घर का काम हो गया, बाकी घर में मतलब सफाई का काम है, घर बाकी घरों में काम करके आना है, जो फॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनके घर काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मल आपका वुमेन एम्प्लॉयमेंट में होगा। क्यों क्यों हुआ ये, क्योंकि जो मैन हैं जो काम कर रहे थे उनको वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट उनके पास, डिक्लाइन इन फॉर्मल जॉब्स की वजह से। अब ये क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि होम ड्रिवन वुमेन काम करेंगी, फ्लेक्सिबल जॉब्स करेंगी, इनफॉर्मल जॉब्स करेंगी। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ को अब मार्केट में आना है तो उनको कैपिटल ज़्यादा चाहिएगा ना, लेबर एट पर्टिकुलर टाइम पे नहीं चाहिए। अभी अभी मेन न्यू इंडस्ट्री को आने के लिए कैपिटल चाहिए। ठीक है, लेस वर्कफोर्स चाहिए, तो लेबर तो आउट ऑफ फॉर्मल सेक्टर से निकल गए इसी वजह से। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से सर्विस सेक्टर क्या कर रही हैं, जो आउटसोर्स कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में, तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स इनसिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। नेक्स्ट वन, मैकेनाइजेशन, एआई टूल्स, सबसे बड़ा एग्जांपल चैट जीपीटी, इनसे क्या हो रहा है, जो फॉर्मल सेक्टर की जॉब है इवन उनकी भी जॉब जा रही है।
इनफॉर्मल वालों के वैसी स्किल्ड लेबर नहीं है, वो उनकी तो वैसी ही जॉब चली गई। तो ग्लोबलाइजेशन ऑटोमेशन की वजह से ह्यूमन जॉब्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो इंडस्ट्रीज़ क्या अडॉप्ट कर रही हैं? ऑटोमेशन सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू लिबरल पॉलिसीज़ की वजह से। एफडीआई फ्लो क्यों हो रहा है? टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं वो, तो जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की कम ज़रूरत है। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से हो गए जो फॉर्मल सेक्टर को कम कर रहे हो और इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, राइट? तो ये हमने पॉइंट डिस्कस किए। नेक्स्ट बताया गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंस तो है, अब लाइवलीहुड घर भी चलाना है सबको, तो अपना सिग्निफिकेंट सोर्स है लाइवलीहुड के लिए, गरीब लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्योंकि इनको क्या है, सोशल नेट मिल एक, इनको सोशल सेफ्टी नेट नहीं है इनके पास, अनएम्प्लॉयमेंट इनकी इनसिक्योर है, इनके पास है ही नहीं श्योरिटी एम्प्लॉयमेंट की। फॉर्मल सेक्टर में तो श्योरिटी है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ रहा है उनको। इकोनॉमिकल ग्रोथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आपने देखा होगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अभी अभी हमने बात की है कि 85% हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में लेबर फोर्स है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में काम दे रही हैं वो, ठीक है। तो अब फॉर्मल सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं अनेबल हो रहे हैं कि टू एब्जॉर्ब अवेलेबल वर्किंग पॉपुलेशंस को देखते हुए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर वाले। अब वर्किंग कंडीशन, अब इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती जा रही है, बट इनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट सुपरविजन्स नहीं है, तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, ये अभी हमने पॉइंट अभी अभी डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनफॉर्मलाइजेशन एज ए डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट। कैसे? सबसे नंबर 1 पॉइंट, हर्डल टू इंक्लूसिव ग्रोथ, लो प्रोडक्टिविटी, लैक ऑफ वेजेस की वजह से इनइक्वालिटीज़ आ जाएगी। लेबर फोर्स में कम पैसे उनको सैलरी मिल रही है, मतलब अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। लो प्रोडक्टिविटी आपकी जनरल क्वालिटी की में, जिसमें लो वेजेस की वजह से इनइक्वालिटी बढ़ेगी, जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ होना इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रोटेक्शन। अब इनफॉर्मल जॉब्स हैं, मैंने बताया था कि फॉर्मल जॉब्स में जहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा फॉर्मल सेक्टर्स में, बट इनफॉर्मल सेक्टर में तो कुछ ऐसा नहीं है, उनको लूप और मिल गया, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स पे काम करेंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर्स में क्या होगा, लैक ऑफ जॉब, गवर्नमेंट सुपरविजन एंड प्रोटेक्शन, कोई गारंटी नहीं है वेजेस की, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई हेल्थ कंडीशंस के लिए वो नहीं है, कोई सेफ्टी गार्ड्स के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। तो लैक ऑफ फॉर्मल बेनिफिट्स, वही मैंने आपको बताया, जैसे हेल्थ केयर बेनिफिट्स बताए मैंने आपको, इंश्योरेंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट बनता है, एजुकेशन में काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, टीडीएस कटता है, हर चीज़ एक रूल्स एंड रेगुलेशन से होती है। तो पुअर के पास क्या हो रहा है, अब हेल्थ के लिए बेचारों कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर जाएगा उनका, इंश्योरेंस होता नहीं है उनका, एजुकेशन के लिए अब वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, एजुकेशन तो दे ही नहीं सकते, तो बर्डन हो जाता है उन लोगों पर, दुगना बर्डन पड़ता है उन पर, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस गवर्नमेंट रेवेन्यू। इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से अब आपने देखा है कि फॉर्मल सेक्टर में अब लोग हैं, अब इनफॉर्मल सेक्टर में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर क्या चाहेंगे कि उनको कैश में पेमेंट मिल जाए जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। बट फॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, अब आपका टीडीएस भी कट रहा है, पीएफ अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ईएसआईसी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। बट इनफॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, टैक्स बेस तो घट गया ना, ठीक है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी, किस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एट द एंड इकोनॉमी में, और बाकी सोशल वेलफेयर में कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जब टैक्स बेस ही कम हो गया है, वो रिड्यूस हो गया है ड्यू टू इनफॉर्मेलिटी, ड्यू टू इनफॉर्मलाइजेशन, राइट। तो ये आपका सारा हो गया रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। देन आता है रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। कैसे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर लॉयल नहीं रहते हैं, प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेंगे, ठीक है। तो मेन क्या होगा, स्किल्ड लेबर क्या होगा, कंपनीज लूज आपके इंसेंटिव जो मिलते हैं स्किल्ड लेबर को वो नहीं मिलेंगे। तो फोकस क्या करेंगे, इस चीज़ को बचने के लिए इंसेंटिव वाले, अब जो ओनर है वो तो यही चाहेगा ना कहीं मेरा पैसा बच जाए, तो वो क्या करेगा, इंसेंटिव को बचाने के लिए स्किल लेबर्स को क्या करेगा, फोकस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स, कि काम कराओ निकालो। तो ओवरऑल देखेंगे आप, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो ये क्या पॉइंट्स थे आपके, इनफॉर्मलाइजेशन एज द डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट, मेन हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ
नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट सुपरविज़न नहीं रह पाएगा, टैक्स बेस कम हो जाएगा, बेनिफिट्स कम मिलेंगे लोगों को, लॉयल्टी नहीं रहेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी गिर जाएगी। तो ये आपको पॉइंट्स बताने थे इस क्वेश्चन में। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में क्या आता है कि वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। अब नया वर्ड आ रहा दिख रहा होगा आपको, पर ये नया वर्ड नहीं है, 2005-06 में इंट्रोड्यूस हो गया था, ये स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई थी बजट में। तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये आपको बताना है। अगर इंडियन पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं अच्छे से, आपको बस बताना है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले बताना है कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग टूल है। 48% वुमेन हैं अपने इंडिया में अगर देखा जाए, बट आपने देखा होगा सोशल इंडिकेटर्स जो हैं उसमें वुमेन लैग बिहाइंड कर रही है मेन से, जिसमें आपका हेल्थ आ जाए, जिसमें आपका एजुकेशन आ जाए, या आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, ये आपको सबको पता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डिफाइन किया है जेंडर बजटिंग के बारे में। उसमें क्या बताया है कि ये एक ऐसा टूल है जो अचीव करता है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग सो एज टू एंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच पहुंच सके, डेवलपमेंटल रीच जो है वो वुमेन तक पहुंच सके एज मच एज मैन। आपने देखा ना, लैग बिहाइंड कर रहे हैं इन द हेल्थ, एजुकेशन एंड आपके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में। अब 2005-06 में ये इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को बताया गया, इन्फॉर्म करेंगी सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को। पब्लिक रिसोर्स का एक्सेस तो मिलेगा, आपके गवर्नमेंट जेंडर बजटिंग सेल्स भी बनेंगे, ये सारी चीज़ मैंने इसमें बताई गई है। तो जेंडर बजटिंग स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस की गई 2005-06 में। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा डाटा, किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को। सेल्स बनाए जाएंगे टू इस्टेब्लिश, ताकि एक सर्विलेंस रखा जाए। अब प्रोग्रेस एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं कि प्रोग्रेस की बात की जाए और चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो जेंडर बजटिंग सेल्स हैं स्टैब्लिश किए गए हैं, अब तक ओनली 57 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तक पहुंच पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अलोकेशन, जो कांस्टेंट है बस 5.5% ही चल रहा है ओवरऑल लास्ट डिकेड का अगर देखा जाए तो इतना ही चल रहा है इन्वेस्टमेंट। 30% ही डिमांड फॉर ग्रांट इंक्लूडेड है इसमें। अगर सेक्टरल इम्बैलेंस देखें तो 85% ऑफ जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट है वो जाता है ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स में। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए और डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, लाया गया था। इसका के मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, रिड्यूस करना मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट पे इम्प्रूव करना, यानी न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस का चिल्ड्रन में जो कि 0 से लेकर 6 की एज तक। तो ये था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम, जो कि 85% इस मिनिस्ट्री का इसमें जाता है। नेशनल वुमेन कमीशन क्या बता रहा है कि बजट इनके पास इतना ही आ रहा है कि अपने रेवेन्यू नीड्स को ही कवर अप कर पा रही हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस, ये मेन चैलेंजेस थे, राइट। देन आता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ गवर्नमेंट जो जेंडर बजटिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि देखो अब वुमेन सिक्योरिटी देखो, जैसे निर्भया फंड हमने इंट्रोड्यूस किया था वुमेन सिक्योरिटी के लिए। आपने देखा होगा निर्भया फंड जैसे 2013 में जो निर्भया केस हुआ था उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूविंग वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, निर्भया फंड। तो सेम ऐसे ही फंड और इंट्रोड्यूस किए जाएं, स्पेसिफिक बजटिंग अलोकेशन किया जाए, जेंडर इक्वेलिटी पे काम किया जाए, ठीक है, जेंडर बायस पे काम किया जाए। लिटरेसी रेट 65% लिटरेसी रेट है अब तक, जिसमें 11% MPs हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट में, जो आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, जिसमें 33% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है बस अब तक। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट की अगर बात की जा रही है, एम्पावरमेंट में क्या होता है कि फाइनेंशियल लोकेशन एज ए टूल फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वर्क करना चाहिए, पॉलिसी असेसमेंट करनी चाहिए जिसे इंप्लीमेंट किया जाए जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ पे, प्रोग्राम्स पे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर बात की जाए, पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, सबसे पहली चीज़ प्री बजट कंसल्टेशन। इसमें क्या बताया गया कि इंश्योर करना कि वुमेन वॉइसेस इन बजटिंग, जो बजट बनाने से पहले
वुमेन से कंसल्ट किया जाए, उनकी वॉइसेस को सुना जाए कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, सो दैट आपकी लिटरेसी पे काम किया जाए, आपके ग्रोथ पे काम किया जाए, आपके जेंडर बजटिंग पे काम किया जाए। ठीक है, ये था प्री बजट कंसल्टेशन, ताकि जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पे काम किया जाए। इंक्रीज़ करना पड़ेगा अलॉटमेंट्स को। बजट्स में आपने देखा होगा 37% इंक्रीज़ हुआ है टू 3.27 लाख करोड़ 2024-25 का अगर डाटा देखा जाए तो। बट आपको ये 2016 क्वेश्चन है तो आपको तब का तक का डाटा देना था, बट हम रिसेंटली डाटा बता रहे हैं इसको। तो एस्टिमेट 37% बढ़ा है, इम्प्रूवमेंट हुई है, राइट। तो इसलिए जेंडर बजटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। तो ये थे हमारे आज के 2 क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, दोबारा अपने राइट डाउन करके देखिए, ये आपको माइंड मैप प्रोवाइड कर दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।